नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके 1 अप्रैल को होने वाला है, उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, परीक्षा से पहले अगर ये आप पेपर पूरा देख कर जाते हैं, क्योंकि मैं पूरा उत्तर शीट लेकर आया हूं और सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस प्रश्न पत्र को आप पूरा देखकर जाते हैं तो मैं 100% श्योर हूं कि आप सबसे बेस्ट स्कोर करके आएंगे और उम्मीद है कि आप सभी A+ स्कोर करके आएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आपका अपना चैनल है, आपके लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूं, तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो विद्यार्थियों, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपको समय है वो 2.5 घंटे का मिलता है और आपका जो पूर्णांक यानी पेपर है वो 80 नंबर का आएगा। सामान्य निर्देश है, इनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। अब विद्यार्थियों, जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा और 101% ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए रियल साबित होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ है विद्यार्थियों वो जलना शुरू करता है तो वो क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? ज्वलन ताप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है? आपको बताना है कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है? भारत में, अमेरिका में, सिंगापुर में या फिर फ्रांस में? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? ये भारत में है। कहाँ पर है? भारत में, अपने इंडिया में है। तो ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कोक किसका शुद्ध रूप है? तो विद्यार्थियों, आपको बताना है कि कोक किसका शुद्ध रूप हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन आपके सामने, पेट्रोल, कार्बन, ईंधन या इनमें से कोई नहीं। तो कोक है वो कार्बन का एक शुद्ध रूप है। किसका है? कार्बन का एक शुद्ध रूप है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न विद्यार्थियों सोता है कि विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। आपको बताना है कि विद्युत उपकरण यानी लाइट के जो उपकरण है उनमें अगर आग लग जाती है तो उसको आप कैसे बुझाओगे? पेट्रोल डाल के, अगर पेट्रोल डालोगे तो आग ज़्यादा बढ़ जाएगी। जल डालोगे तो आपके खुद के पास में करंट आ जाएगा। रेत डालोगे तो भी वो नहीं बुझेगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालोगे तो उससे वो आग बुझ जाती है और अपने पास में करंट भी नहीं आता है। तो ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। विद्यार्थियों, इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न देखिए, ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरित हो सकती हैं केवल वायु एवं गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में या द्रवों और ठोसों और गैसों में? तो ये तीनों में हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर, द्रवों, ठोसों और गैसों के अंदर ये हो सकती हैं। तो ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण में काम में लिया जाता है? आपको बताना है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादन है वो सड़क के निर्माण में काम में लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, इसमें बिटुमन है, इसका उपयोग अपन किस में करते हैं? सड़क निर्माण में करते हैं। तो ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर, बिटुमन। क्या? बिटुमन। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या है? ये प्रश्न विद्यार्थियों हर साल आता है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, क्योंकि भारतीय विशाल गिलहरी का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम क्या है? विशन है। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर, विशन। भारतीय विशाल गिलहरी का क्या नाम है? विशन है। विद्यार्थियों, आप कमेंट करके बताइए, आप गिलहरी को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? सभी विद्यार्थियों के कमेंट आने चाहिए, क्योंकि कोई टिलरी कहते हैं, कोई अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। तो आप क्या कहते हैं? आप जरूर कमेंट करके बताइए, मैं भी इस बात को लेकर उत्सुक हूँ। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 8, व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता होती है। आपको बताना है कि व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता कितनी होती है? तो 70 डेसिबल की होती है विद्यार्थियों। ये प्रश्न है ना, ये भी कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो इस बार भी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि व्यस्त यातायात में ध्वनि प्रबलता है वो 70 डेसिबल की होती है। कितनी होती है? 70 डेसिबल। डी बी का मतलब होता है डेसिबल।
फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के दो लाभ बताने हैं। सीएनजी और एलपीजी का अपन ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, तो इनके कोई दो लाभ आपको बताने हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। तो इसका पहला लाभ रहेगा कि ये वायु प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। सीएनजी और एलपीजी क्या करती हैं? वायु प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। दूसरा आप क्या लिखोगे? इसका लगभग पूर्ण दहन होता है, यानी पूरी तरह से ये जल जाती है, बीच में कोई रहता नहीं है अवशिष्ट इनके। तो इसलिए ये दो ऑप्शन आपके लिए सही रहेंगे, दो उत्तर सही रहेंगे। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप संचरणीय रोगों का फैलाव किस प्रकार रोक सकते हैं? आप संचरणीय रोगों का फैलाव किस प्रकार रोक सकते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, हम सीखते एवं खांसते समय अपने नाक व मुंह पर रुमाल रखकर संचरणीय रोगों का फैलाव रोक सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखकर भी संचरणीय रोगों का फैलाव रोका जा सकता है। यानी अपन खांसते हैं ना, तो खुले में नहीं खांसना है, अपने पास में जो रुमाल वगैरह है, कपड़ा वगैरह है, तो उनसे ढक लीजिए मुंह को, फिर उसके बाद में आप आराम से खांसिए। तो इससे क्या होगा कि ये आपके पास में जो रोग है वो दूसरों तक नहीं जाएगा। मान लो कोई दूसरा सामने वाला व्यक्ति रोगी है, तो उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए, तो ऐसे में भी उन रोगों को फैलाव से आप रोकथाम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, नमक द्वारा खाद्य परीक्षण को समझाइए। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। खाद्य परीक्षण के लिए सामान्य नमक का उपयोग किया जाता है। मांस एवं मछली के लिए परीक्षण के लिए नमक का उपयोग काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं तथा नमक का उपयोग आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम के दो संगठनों के नाम एवं उनका एक एक उपयोग बताना है। जैसे कि दो संगठनों के नाम बताने हैं, एक तो पेट्रोल जिसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, दूसरा बिटुमन, इसका उपयोग पेट एवं सड़क निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से इनका उपयोग आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका मिलान करना है, एक तो है एक साइड में रोग और दूसरे साइड में इनके फैलने के कारण। जैसे कि मलेरिया रोग है, ये किसके कारण फैलता है? प्रोटोजुआ के कारण फैलता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फर्स्ट का। फिर उसके बाद दूसरा है पोलियो रोग, पोलियो है ये एक वायरस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर सेकंड का। फिर उसके बाद में हैजा, हैजा है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवाणु और गेहूं की रस्ट ये एक कवक के द्वारा होता है। तो इस तरह से इनमें मिलान करना है। और विद्यार्थियों ये प्रश्न आपके 4 नंबर का आने वाला है, अच्छे से देख लीजिएगा। कितने नंबर का आने वाला है? 4 नंबर का आने वाला है। फिर उसके बाद में देखिए 14वां प्रश्न, उससे पहले आपसे विनंती रहेगी, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट 500 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूं, तो 500 लाइक इस वीडियो पे कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो में जितने भी विद्यार्थी देखने आ रहे हैं उनमें से 1000 जो विद्यार्थी हैं वो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यानी 1000 सब्सक्राइबर इस वीडियो से आने चाहिए। तो फटाफट आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, जूतों द्वारा चिकनी सतह के मध्य घर्षण बल अत्यंत कम हो जाता है। जब हम चिकनी सतह पर दौड़ते हैं तो हम सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार हम आगे की ओर गति के लिए उचित प्रक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी दौड़ते हैं ना, तो फिर वो अंदर नहीं जाता है, चिकना होने के कारण उसमें अपन इतना बल नहीं लगा पाते हैं, इस कारण से ये होता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य को लिखना है। जैसे कि कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव होता है, ये असत्य है क्योंकि सुगंधित तो होता ही नहीं है। काला द्रव जरूर होता है लेकिन ये सुगंधित नहीं होता, असत्य हो जाएगा। दूसरा है, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है, बिल्कुल सही बात है। पेट्रोलियम गहरे रंग का क्या है? तेलीय द्रव होता है। द्रव का मतलब है पानी जैसा। और फिर इसके बाद में अगला है कि कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाने के समय प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, ये गलत है क्योंकि कोक बनाते समय प्राकृतिक गैस प्राप्त नहीं होती है। तो ये भी क्या है? असत्य है। और लास्ट है, ये भी आपके लिए सत्य रहेगा। कैसे? जैसे कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है एवं मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, तो ये सत्य बात है। तो इस तरह से सत्य और असत्य का पहचान करना है। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए, यानी पेट्रोलियम निर्माण किस तरह से होता है, तो इसके बारे में आपको समझाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा विद्यार्थियों और आराम से इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में
17वां प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी बोला था कि ये प्रश्न आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो जंतुओं में लैंगिक अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों भी आ सकता है, ठीक है ना, तो दोनों को अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे देखिए, अलैंगिक जनन की दो विधियाँ, एक तो होगा मुकुलन के द्वारा और दूसरा होगा द्विखंडन के द्वारा। तो मुकुलन के द्वारा देखिए, हाइड्रा तथा यीस्ट में अलैंगिक जनन कि यह सामान्य प्रक्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह की संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। यानी पहले मुकुल बनता है, फिर वो अलग से बन के एकदम पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। दूसरा होता है द्विखंडन। जनक जीव खंडित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है। अमीबा में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। यानी क्या होता है, जीव होता है ना, वो खंडित हो जाता है, दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और दो अलग अलग नए जीवों को जन्म दे देता है। जैसे कि अमीबा, अमीबा में कैसा होता है, द्विखंडन जनन होता है। जब अमीबा कोशिका अपनी वृद्धि में अधिकतम आकार में पहुंचती है तो वो अमीबा का केंद्रक लंबा हो जाता है और दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात अमीबा का कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार दो सतती अमीबा बन जाते हैं। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए उचित शब्दों का चुनाव करते हुए। जैसे कि इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। दूसरा है अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। फिर उसके बाद में तीसरा है, मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि जंतु शिशु को जन्म देते हैं, इसलिए उन्हें जरायुज कहते हैं। और चौथा है, मनुष्य द्वारा जनन हाइड्रा में होता है। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न, घर्षण क्या है? घर्षण को घटाने एवं बढ़ाने के हेतु एक एक उपाय आपको लिखना है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। आपको इनकी व्याख्या करनी है, विद्युत लेपन और उनके कारण, विद्युत लेपन की विधियाँ, इनकी अच्छे से व्याख्या करनी है, अच्छे से याद कर लेना विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में 21वां है, नेत्र के अंदर लेंस की फोकस दूरी कैसे बदलती रहती है, इनको अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, रतौंधी रोग क्या है, इसके बचने के उपाय आपको बताने हैं। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके पक्का आएगा 4 नंबर का, ध्यान रखना। सड़क सुरक्षा से संबंधित ये एक प्रश्न पक्का आने वाला है इस बार आपके साइंस में। तो पैदल यात्री के लिए सड़क के दो कोई प्रमुख 4 नियम बताने हैं। यानी पैदल यात्री जा रहा है तो उनको सड़क के कोई 4 नियम बताने हैं, जैसे कि हमेशा दाईं ओर चलना है, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क को पार करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से सड़क सुरक्षा से संबंधित आपको 4 नियम लिखने हैं। मादा जनन अंग के विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं। अंडाणु की संरचना को समझाना है। किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है, उनके बारे में बताना है। फिर उसके बाद में देखिए, सड़क सुरक्षा से संबंधित अथवा में प्रश्न भी आएगा। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चलाने के 4 कर्तव्य हैं, वो आपको बताने हैं। हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना, हमेशा ट्रैफिक लाइटों का प्रयोग करना, हमेशा लाइन कतार में चलाना और अधिक स्पीड में नहीं चलाना, दोपहिया वाहन चालक है वो हेलमेट का प्रयोग करना। इस तरह से आप इनमें बता सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखने हैं। पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाग ध्वनि में भिन्न भिन्न क्यों होती है, उनके बारे में आपको लिखना है। 24वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। अच्छे से इसका उत्तर याद कर लेना। ऋतुस्राव आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं अब से बोल रहा हूँ, फिर बाद में आप बोलोगे कि सर आपने बताया नहीं। तो ये प्रश्न आपके लिए एक बेनिफिट जैसा प्रश्न है, क्योंकि हर बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो ऋतुस्राव को अच्छे से याद कर लेना है और यौना अवस्था है उनके बारे में भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना। क्या वृद्धि होती है, कौन कौन से शरीर में परिवर्तन आते हैं, उनको भी अच्छे से याद कर लेना, किशोर अवस्था वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है कि स्कूल बैगों की चौड़ी पट्टी क्यों होती है, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। पीयूष ग्रंथि एवं थायराइड ग्रंथि का वर्णन करना है आपको। प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, तो ये क्यों होता है, इनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। फिर उसके बाद में 25वां प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। भूकंप का चित्र बनाइए। भारत में अति भूकंप आंशिक क्षेत्र के नाम भी बताने हैं। अगर ये तो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में एक और प्रश्न रहेगा इसी में कि निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इसके टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य भी आपको बताना है,
ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न 25 आपके प्रश्न आने वाला है, लेकिन इसमें अथवा में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूकंपी तरंगें क्या होती हैं? यदि आप घर में हैं, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में आप अपने बचाव के लिए क्या उपाय करेंगे? मानव नेत्र की संरचना के भागों को आपको समझाना है, यानी मानव नेत्र का चित्र भी बनाना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपके 25 प्रश्न इस बार साइंस के पेपर में आएँगे। पूरा पेपर मैंने आपको समझाया है। इस पेपर पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो विद्यार्थियों इसी तरह से मैं मेहनत करके आपके लिए उत्तर सहित एक और पेपर लेकर आने वाला हूँ। तो आप सभी के अच्छे कमेंट आने चाहिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। सारा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो अगला पेपर मैं कल सुबह ही अपलोड कर दूँगा। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।